जब मुझे होश आया तो मैं शहर के महंगे तरीन अस्पताल के बिस्तर पर था। पापा, मम्मा और मेरे सभी दोस्त परेशान से मेरे सरहाने खड़े थे। काशिफ ने बताया कि उन्हें अस्पताल ही से किसी ने फोन करके यहाँ बुलाया था और उनके मुताबिक मुझे दरगाह से अब्दुल्ला नामी कोई लड़का मेरी ही गाड़ी में डालकर किसी ड्राइवर के हमराह यहाँ तक छोड़ गया था। उसने मम्मा पापा के आने तक वहीं इंतजार किया और फिर गाड़ी की चाबी उनके हवाले करके चल दिया। तब तक डॉक्टर्स मेरे तमाम टेस्ट वगैरह करवा चुके थे और उन्होंने अब्दुल्ला की मौजूदगी ही में बताया था कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हो सकता है धूप की ज्यादती की वजह से चक्कर आ गया हो। पापा ने ही मेरे दोस्तों को इत्तला करवाई थी। वो सभी मुझसे कोई न कोई बात कर रहे थे सिवाय ऐनी के। वो बिल्कुल ही खामोश और चुपचाप सी एक जानिब खड़ी थी। कुछ ही देर में नर्स ने उन्हें मेरे आराम की खातिर जाने को कहा तो वो सब एक एक करके मुझसे रुखसत हो गए। सबसे आखिर में ऐनी मेरे बिस्तर के करीब आई और हाथ मिलाते हुए धीरे से बोली, मैं खुदा से दुआ करूंगी कि वो तुम्हारी दरगाह की मिन्नत पूरी कर दे। मैंने चौंक कर उसकी जानिब देखा। उसकी भराई हुई आंखें छिलकने को तैयार ही थी। उसने अपनी बात जारी रखी, मुझे काशिफ ने सब कुछ बता दिया है साहिर। मुझे अपनी हार से ज्यादा उस लड़की की जीत पर खुशी है। चलो, कोई तो है इस दुनिया में ऐसा जो पहली ही नजर में तुम्हारे दिल में उतरने का हुनर जानता है। मेरी मानो तो अब देर न करना। कभी कभी मोहब्बत में एक जरा सी देर भी सदियों की मुसाफत बढ़ाने का सबब बन जाती है। चलती हूँ, अपना बहुत ख्याल रखना। ऐनी पलट कर चल दी। मैं उसे पीछे से आवाजें ही देता रह गया। मम्मा जो इस वसीओ अरीज कमरे की दूसरी जानिब डॉक्टर से मेरे मुताल्लिक किसी बहस में मशगूल थीं। उन्होंने जरूर से ऐनी को यूं पलट कर जाते और मुझे उसे रोकने के लिए आवाजें देते हुए देखा। इतने में काशिफ ने अंदर झांका तो मैंने गुस्से से उसे करीब आने का इशारा किया। उसने करीब आते ही अपने कान पकड़ लिए और उससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता वो खुद तेजी से अपनी सफाई पेश करने लगा। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा, लेकिन यकीन करो यार, मेरे पास उसके सिवा कोई चारा नहीं था। तुम्हारी हालत की वजह से उसे पहले दिन ही से तुम पर शक हो गया था और फिर जिस तरह से तुम एकदम गायब हो गए, मेरे पास उसके सवालों का कोई जवाब नहीं रह गया था। लेकिन तुमने उससे ये क्यों कहा कि मुझे ज़हरा से मोहब्बत हो गई है? मैंने उससे ऐसा कुछ नहीं कहा यार। लेकिन तुम्हारे पागलपन की ये जितनी भी अलामात हैं, उन्हें देखकर कोई भी शख्स यही समझेगा कि तुम्हें मोहब्बत हो गई है। मैंने काशिफ को घूरा। उसने डरकर जल्दी से बात बदली, मेरा मतलब है कि मोहब्बत सी हो गई है। मम्मा ने दूर से काशिफ को आवाज दी तो वो वहां से चल दिया। मैं किसी गहरी सोच में डूबने लगा। काशिफ ठीक ही तो कह रहा था। ये सारी अलामात इसी एक जानलेवा बीमारी की तरफ ही तो इशारा करती थी जिसे उर्फ़े आम में मोहब्बत कहा जाता है। और बकौले काशिफ, अगर मोहब्बत नहीं तो कम से कम मोहब्बत सी जरूर हो गई थी। और जब रात को अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद मैं घर पहुंचा तो यही बहस मम्मा और मुझ में छिड़ चुकी थी। पापा मेरे बेहोश होने का दबाव बर्दाश्त नहीं कर सके थे और उन्होंने घबराकर मम्मा को सब कुछ बता दिया था। और अब मम्मा बज़िद थीं कि अगर ये सारी कैफियत उस एक लड़की की वजह से थीं तो फिर मजीद इंतजार करना सरासर हमाकत है। मैंने कुछ कहने की कोशिश की तो दोनों ने झड़क कर खामोश करवा दिया और तय ये पाया कि कल ही मम्मा और पापा जाकर हाजी मकबूल साहब से मेरे लिए ज़हरा का हाथ मांग लेंगे। शायद मेरे वालिदैन दुनिया के सबसे अलग, सबसे मुनफरिद और सबसे ज्यादा प्यार करने वाले वालिदैन थे। हाजी मकबूल साहब का माशरे में बड़ा नाम था। जाने मुल्क के कितने फलाही इदारे उनके ताउन से चल रहे थे, लेकिन मुझे यकीन है कि ज़हरा अगर किसी झोंपड़ी में भी रह रही होती तो तब भी मम्मा और पापा उसे झट इसी तरह अपनी बहू बनाने पर तैयार हो जाते, सिर्फ मेरी खुशी के लिए। उस लम्हे मुझे अपने लड़ते झगड़ते वालिदैन पर बेहद प्यार आया। उन्होंने सारी जिंदगी मुझे हाथ का छाला बनाकर पाला था और फिर मेरे दिल और दिमाग की जंग को भी यकसर करार सा आ गया था। ज़हरा मेरी हो जाएगी, ये सोचकर ही मेरे रोंगटे रोंगटे में सुकून और इत्मीनान की एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी थी। तो गोया ये मोहब्बत ही थी और मुझे इस देवी के कदमों में अपने सारे हथियार डालना ही पड़े थे। ख्वाह महा मैंने इतने दिन तक खुद को इस दर्दनाक अजाब से दो चार रखा। मैं सारी रात ज़हरा के ख्यालों में खोया रहा। पता ही नहीं चला कि कब सुबह हुई और कब नौकर ने आकर मुझे बेड टी दी। तैयार होकर नीचे आया तो मम्मा ने बताया कि न सिर्फ पापा ने हाजी मकबूल साहब को फ़ोन करके उनके घर आने की ख्वाहिश का इजहार किया है, बल्कि हम लोग आज सहपहर की चाय पर हाजी साहब के घर मदऊ हैं। मेरे अंदर एकदम ही जैसे सितार के बहुत से तार झंझना उठे। हैरत की बात ये थी कि जब तक मुझे इस जज्बे का इदराक नहीं था
तब तक मैं उसकी किस्क और तड़प से भी अनजान था, और अब जब मैं उसका मसरूर नशा महसूस कर चुका था तो मेरे लिए एक एक लम्हा काटना भी दुश्वार हो रहा था। दिल चाह रहा था कि मम्मा पापा फौरन ही मकबूल साहब के घर चले जाएं और आज ही वापसी पर किसी तरह ज़ोहरा को अपने साथ लेकर ही वापस आएं। खुदा खुदा करके दिन का दूसरा पहर ढला और पापा ने ड्राइवर को गाड़ी निकालने को कहा। मैं भी जल्दी से सीढ़ियां फलांगता हुआ नीचे उतरा, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल अचानक ही बहुत जोर से धड़कने लगा था। मम्मा ने मेरे गाल थपथपाए और गाड़ी में पापा के साथ पिछली सीट पर जाकर बैठ गईं। पापा ने मेरी जानिब देखकर हाथ हिलाया तो मेरे मुंह से खुद ब खुद निकल गया, बेस्ट ऑफ लुक पापा। गाड़ी जन से निकल गई और मैं वहीं लान में अपने बेकाबू दिल की धड़कनें संभालने के लिए बैठ गया। मेरी हालत उस वक्त फांसी के उस कैदी की तरह थी जिसे ये पता हो कि चंद घंटों बाद उसे तख्तेदार पर लटका दिया जाएगा। मुझे सादा पानी का घूंट भी हल्क से उतारना मुश्किल हो गया। फौरन ही अबकाई सी आ गई। वक्त अपनी जगह जैसे जामिद सा होकर रह गया था। जाने कितनी सदियों बाद शाम ढली और मगरिब के वक्त तक तो मुझे यूं लगने लगा था जैसे आज मेरा ये जुनून मुझे रुसवा करके ही छोड़ेगा। अचानक ही गेट के बाहर पापा की गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और चौकीदार ने जल्दी से आगे बढ़कर गेट खोल दिया। मैं घबरा कर खड़ा हो गया। गाड़ी अंदर पोर्च में आकर रुक गई और मम्मा और पापा ने कदम बाहर रखे। मैं तकरीबन दौड़ता हुआ उन दोनों के पास जा पहुंचा। कहाँ रह गए थे आप दोनों? आखिर इतनी देर कहाँ लगा दी? मैंने उनके उतरते ही सवालात की बौछार कर दी। मम्मा न जाने क्यों मुझसे नजरें मिलाने से गुरेजा थीं। मैं पापा की जानिब लपका, आप ही कुछ बताइए ना पापा, कोई मसला तो नहीं हुआ ना? सब ठीक तो है ना? पापा ने एक गहरी सी सांस ली और मेरे दोनों हाथ मजबूती से थाम लिए। साहिर बेटा, उस लड़की ने तुम्हारा रिश्ता कबूल करने से इनकार कर दिया है। आई एम सॉरी डॉट। हम दोनों मिलकर भी उन्हें कायल नहीं कर सके। मुझे लगा जैसे कुछ लम्हों के लिए मेरी तमाम हवास मुर्दा हो गए हों। शायद मैं पापा की बात ठीक से सुन ही नहीं पाया था। बेयकीनी से उन्हें फिर से जोर से झंझोड़ा। उन्होंने मुझे जोर से भेजकर गले लगा लिया। ऐसा वो बचपन में भी तब किया करते थे जब मुझे साइकिल से गिरकर या खेलते हुए कोई जोरदार चोट लग जाती थी। चंद लम्हे तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर रफ्ता रफ्ता जब उनकी बात का मफहूम वाज़े होने लगा तो चोट का दर्द भी धीरे धीरे रगों को काटने लगा। मेरा जी चाह रहा था कि इतनी जोर से चीखों के अंदर का सारा शोर एक ही झटके में बाहर आ जाए। मम्मा वहां रुक नहीं पाए और आंखें पूंछती हुई तेजी से अंदर चली गईं। लेकिन क्यों? ज़हरा ने इनकार क्यों कर दिया था? मेरा चंद लम्हों का साथ पाने के लिए ना जाने कितनी लड़कियों का दिल मचलता था, लेकिन वो जिसे मैंने उम्र भर का साथ देने की पेशकश की थी उसने एक ही लम्हे में मेरा सारा गरूर, सारा भरम चकनाचूर कर दिया। क्यों? क्या वो मुझे भी उन्हीं हजारों आम लोगों की फहरिस्त में रखती थी जो उसकी एक झलक के तलबगार होंगे? मुझे जिंदगी में पहली मर्तबा ठुकराए जाने के अजियत नाक दर्द का एहसास हुआ। इससे पहले तो मैंने सिर्फ जीतना और फतह करना सीखा था और मेरी फतूहात की तादाद इतनी ज्यादा थी कि अब तो मुझे नाम और चेहरे भी याद नहीं रहे थे। आज से पहले शायद ये बात किसी ने मेरे लिए ही कही थी कि वो आया, उसने देखा और फतह कर लिया। लेकिन आज कोई मुझे देखता तो सिर्फ इतना कहता, वो आया, उसने देखा और हार गया। कौन सोच सकता था कि बैनुल अक़वामी ताजिर, मुल्क के मशहूर सनतकार, फेडरल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर तौसीफ अहमद के बेटे का रिश्ता ठुकराया भी जा सकता है। मेरे जहन में आंधियों के झकड़ से चल रहे थे। पापा ने मेरा हाथ थामा और मुझे लिए लॉन में बिछी कुर्सियों की तरफ आ गए और धीरे धीरे सारा किस्सा गोश गुजार कर दिया। उन्होंने बताया कि हाजी मकबूल और उनके तमाम घर वाले बहुत वज़ादार लोग हैं। मम्मा और पापा का इस्तकबाल वैसा ही किया गया जैसा कि उनके शायान शान हो सकता था, लेकिन लड़की की माँ पहले ही से कुछ बुझी सी थी। शायद वो मम्मा पापा के आने से पहले ही उनकी आमद का मकसद जान चुकी थीं। लिहाजा जब पापा ने ज़हरा को अपनी बहू बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया तो उनको ज़्यादा हैरत नहीं हुई। हाजी मकबूल ने पापा से कहा कि वो अपनी अकलौती बेटी से बेहद मोहब्बत करते हैं, लिहाजा वो उसकी मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। अलबत्ता उन्होंने मम्मा और पापा का इस बात पर बेहद शुक्रिया अदा किया कि इतने बड़े ख़ानदान ने उनकी बेटी को इतनी इज्जत दी। पापा ने फिर इस बात पर इसरार किया कि अगर हाजी साहब चाहें तो उसी वक्त अपनी बेटी की मर्जी मालूम करवा सकते हैं। मम्मा मेरी तस्वीर लेकर गई थीं
सो उन्होंने वो तस्वीर हाजी मकबूल साहब की बेगम के हवाले की और दम साधे नतीजे के इंतज़ार में बैठ गईं। लेकिन शायद जहरा की माँ को नतीजे का पहले ही से इल्म था, तभी वो कुछ ही लम्हों में वापस आ गईं। तब मुझे ख्याल आया कि ज़रूरी तो नहीं कि ये रिश्ता पहला हो जो इस हसीन खूबसूरत लड़की की चौखट तक गया था। मुझसे पहले भी शायद ये अमल दोहराया जा चुका हो, बल्कि एक बार नहीं कई बार ये अज़ाब ज़हरा के माँ बाप पर वारिद हो चुका हो, तब ही उन्हें बेटी के इनकार का इस कदर कामिल यकीन था। ज़हरा के इनकार के बाद मम्मा और पापा का वहाँ बैठे रहने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी मम्मा ने एक आखिरी कोशिश के तौर पर ज़हरा से मिलने की ख्वाहिश का इजहार किया। ज़हरा की माँ ने मम्मा को साथ लिया और उसके कमरे तक जा पहुँचे और फिर मम्मा को दरवाजे तक छोड़कर खुद वहीं से वापस पलट गईं, शायद मम्मा को ज़हरा से खुलकर बात करने का मौका देने के लिए। मम्मा ने ज़हरा को देखा तो बकौल उनके वो उसे देखती ही रह गईं। उसका हुस्न ही ऐसा दिल मोह लेने वाला था, लेकिन वो दिल रिबा उस वक्त भी गम और उदासी की मुकम्मल तस्वीर बनी बैठी थी। उसने मम्मा के कुछ बोलने से पहले ही हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग ली कि अगर उसके इनकार से मम्मा का दिल दुखा है तो वो तहे दिल से उनसे माजरत चाहती है, लेकिन उस मामले को मजीद ना ही छेड़ा जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि उसका फैसला अटल है। उसने मम्मा के हाथ थामकर उनसे ये भी कहा कि जो लड़की भी उनकी बहू बनेगी वो दुनिया की सबसे ज़्यादा खुशकिस्मत लड़की होगी, लेकिन वो खुद को इस एजाज़ के काबिल नहीं समझती, लिहाजा उसे उसकी बदनसीबी का मजीद एहसास न दिलाकर मम्मा उस पर एहसान करेंगी। जाहिर है इस बात के बाद मम्मा मजीद क्या कह सकती थीं। वो ज़हरा के सर पर हाथ फेर कर और शगुन के तौर पर सोने के जो जुड़ाव कंगन साथ लेकर गई थीं, वो ज़हरा के सरहाने छोड़कर चली आईं। पापा ने मुझसे वादा लिया कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे हमारे या ज़हरा के ख़ानदान के नाम पर कोई हर्फ आए। मैं पापा को कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता था, इसलिए चुपचाप उठकर कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। अब ये किस्सा इतनी आसानी से ख़त्म होने वाला नहीं था। मुझे उसे जीतना था या फिर अपनी हार की वजह मालूम करनी थी। अलबत्ता मैंने पापा की बात का इतना मान ज़रूर रखा कि मैंने बराह रास्त ज़हरा के घर जाने से परहेज़ किया, वरना मेरा दिल तो यही चाह रहा था कि मैं बना कहीं रुके उसके घर का दरवाज़ा खोलूं और सीधे जाकर उसके सामने खड़ा हो जाऊं। जुमेरात आने में अभी 2 दिन बाकी थे और ये 2 दिन मैंने किस तरह काटे ये मैं ही जानता हूँ। तीसरे दिन मैंने गाड़ी निकाली और मम्मा की आवाज़ों की परवाह किए बिना तेज़ी से गाड़ी दौड़ाता हुआ साहिल की जानिब निकल पड़ा। अब्दुल्ला मुझे दरगाह की सीढ़ियों पर ही मिल गया। शायद वो करीबी बस्ती से अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेने के लिए दरगाह से बाहर निकला था। मुझे देखकर उसके चेहरे पर खुशी के तासुरात फैल गए। तब मुझे एहसास हुआ कि उस दिन बेहोश होने के बाद मैंने बेमरवती की इंतहा ही तो कर दी थी। मुझे कम से कम अब्दुल्ला का शुक्रिया अदा करने के लिए तो एक बार यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अब्दुल्ला ने अपने रवैये से ज़र्रा भर भी एहसास नहीं होने दिया कि हम इतने दिन बाद मिल रहे हैं। मैंने अब्दुल्ला से कहा कि मुझे किसी का इंतज़ार है, वो ऊपर दरगाह में मेरा इंतज़ार करे, मैं वहीं आकर उससे तफसीली मुलाकात करूँगा। अब्दुल्ला सर हिलाकर ऊपर चला गया और मैंने वहीं पथरीली सीढ़ियों के पहले पाए पर डेरा जमा लिया। लोग सीढ़ियाँ उतरते चढ़ते रहे और मैं उनके कदमों से उलझता रहा, लेकिन आज मैंने वहां से न उठने का फैसला कर लिया था। जाने मुझे यूं ही लोगों की ठोकरों में बैठे कितनी देर गुजरी थी कि अचानक ही दूर से मुझे ज़हरा की गाड़ी रेत उड़ाती दरगाह की जानिब आती दिखाई दी। मुझे यूं लगा कि एक ही लम्हे में मेरे जिस्म का सारा खून मेरी कंपटियों की जानिब दौड़ने लगा हो। मैं घबराहट की कैफियत में खड़ा हो गया। गाड़ी करीब आकर रुक चुकी थी और उसमें से हस्बे मामूल वही पुरानी खादिमा ज़हरा की माँ और खुद ज़हरा उतर रही थी। सबसे आगे ज़हरा की माँ, फिर ज़हरा और फिर सबसे पीछे ज़हरा की खादमा धीरे धीरे चलते हुए दरगाह की सीढ़ियों की तरफ बढ़ रहे थे। भीड़ की वजह से उनमें से किसी की नज़र अब तक मुझ पर नहीं पड़ी थी। जैसे ही ज़हरा की वालदा मेरे पास से गुजरे, मैं एकदम ज़हरा के बिल्कुल और ऐन सामने आकर किसी चट्टान की तरह जम गया। ज़हरा जो अपनी ही धुन में सर झुकाए आगे बढ़ रही थी, एकदम ठठक कर रुक गई और गुस्से में कुछ कहने ही लगी थी कि मेरे चेहरे पर नज़र पड़ते ही उसके लफ्ज़ उसके सीने में ही घट कर रह गए। मैं सरसराती हुई आवाज़ में बोला, मुझे आपसे कुछ पूछना है। अमीन किराम, कहानी का दूसरा हिस्सा सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल अयाज मॉरल स्टोरीज के साथ। हर रोज़ पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 6 बजे वीडियो अपलोड कर दी जाती है। आप सब पर अल्लाह की रहमत हो।